गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लास 10th में हम लोग ऑलरेडी इस टॉपिक को डिस्कस किए हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब होगा कि व्हेन current is flowing through a conductor, it produces magnetic effect around the conductor. This was first observed by the Ørsted in his experiment इस ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया, कंफर्म किया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया। एक मैग्नेटिक कंपास निडल का नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक जस्ट उसके ऊपर निडल के पैरेलल एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया और इसको सेल से जोड़ दिया। ठीक है, जैसे ही इसमें करंट स्विच को ऑन किया, करंट पास हुआ और जैसे ही करंट पास हुआ कि जो निडल है वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो। फिर करंट ऑफ कर दिया तो निडल अपने पोजीशन पर आ गया, नॉर्थ साउथ के अलाउंग, क्योंकि ये मैग्नेटिक निडल होता है। फिर करंट पास किया तो फिर ये कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दिया तो इन्होंने देखा कि निडल का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता। इसके लिए निडल के डिफ्लेक्शन के लिए उन्होंने स्विमिंग रूल बताया। कहा कि अगर आप इमेजिन करें अपने आप को कि करंट के डायरेक्शन में तैर रहे हैं तो निडल का डिफ्लेक्शन राइट साइड की ओर होगा, राइट हैंड की ओर आपका निडल का डिफ्लेक्शन होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसके ऊपर आप तैर रहे हैं तो राइट साइड हैंड साइड में निडल का डिफ्लेक्शन होगा। अगर इधर डायरेक्शन ऑफ करंट है, इस तरफ है, अपोजिट है, तो आपको ऐसे स्विंग करना होगा और फिर राइट हैंड साइड में तरफ डिफ्लेक्शन होगा। इसको कहते हैं स्विमिंग रूल। तो ऑर्स्टेड ने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट करके बताया कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये कंक्लूजन उन्होंने दिया। अब है कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग जाने कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। जरूरी नहीं है कि मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए, अब हम लोग जान गए कि मैग्नेट का ही होना जरूरी है। कि मैग्नेटिक इफेक्ट, अब तो जब करंट फ्लो होगा वायर में तो उसके सराउंडिंग भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसमें मैग्नेट तो कहीं है नहीं। और अगर इंडिविजुअल कोई एक मैग्नेट रखते हैं तो भी उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसका रीजन है कि मैग्नेट नहीं होना,
बल्कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का एग्जिस्टेंस शो करेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो। तो इसका मतलब डेफिनेटली मतलब है कि अगर करंट वायर में फ्लो हो रहा है और उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रहा है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना। अब है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना, मेजरमेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना हो रहा है किसी पॉइंट पर। इसको हम लोग जब मेजर करते हैं तो हम लोग इसे बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसको बोलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट एट एनी पॉइंट इज टर्म्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय बी। ठीक है, बी से हम लोग डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट होता है, वो भी मेजर करता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। उसी तरह से इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से प्राप्त होता है और इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। एसआई यूनिट बी का टेस्ला होता है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। तो अगर वायर में करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो बायट-सेवर्ट ने एक लॉ दिया, इसको हम लोग कहते हैं सेवर्ट लॉ। दिस इज बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ ने करंट एलिमेंट, देन व्हाट इज करंट एलिमेंट? A small part of conductor in which current flows is called current element। मान लेते हैं एक वायर हमने लिया जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है, इसमें से एक छोटा पार्ट कंसीडर किया, बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ लेंथ dl। दिस dl इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत छोटा है कंडक्टर और इसमें करंट है। जो करंट पूरे वायर में है डीएल के थ्रू भी सेम करंट है, इसीलिए डीएल को हम कहेंगे करंट एलिमेंट। तो बायट-सेवर्ट लॉ ने मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताया ड्यू टू करंट एलिमेंट एट एनी पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। मान लो कोई एक पॉइंट हमने लिया P, तो इस एलिमेंट, करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए इन्होंने एक लॉ दिया। तो ये पॉइंट P मान लो डिस्टेंस R पर है एलिमेंट से, और करंट के डायरेक्शन से ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो बायट-सेवर्ट लॉ ने बताया कि सबसे पहला लॉ, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है, एक्सपेरिमेंट के बाद लॉ को बनाया गया है। तो फर्स्ट लॉ है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट dB, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द एलिमेंट। इस एलिमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट इंक्रीज। सेकेंड लॉ बताया उसने कि दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट dl। ओके, थर्ड इसने बताया कि दिस मैग्नेटिक
field due to element is also proportional to sin theta. This angle, sin of this angle. ये एंगल कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ करंट और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है, तो इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। और फोर्थ उसने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट एट पॉइंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ। स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू एलिमेंट डिक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा। अब इस पूरे को अगर हम लोग कंबाइंड करें तो हमें मिलेगा कि dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब इसको इक्वल अगर करें dB इज इक्वल टू, तो सम कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट कैरिंग करंट। ठीक है, अब इसमें हमें देखेंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। B का यूनिट, dB का यूनिट क्या होगा? टेस्ला। ये लेंथ का यूनिट हो जाएगा DL मीटर, ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू dB इंटू R स्क्वायर अपॉन DL इंटू I। उससे आपको ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट फॉर्म। म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब एयर या वैक्यूम होगा। अगर मीडियम चेंज होगा, अनदर मीडियम होगा एयर और वैक्यूम्स के अलावा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई नहीं लिख करके हम लोग लिखेंगे म्यू अपॉन 4 पाई। तो मीडियम पर भी ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। तो ये हुआ बायट-सेवर्ट लॉ, जो मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए इसमें वेक्टर कौन कौन सा है? DL लेंथ है, ये वेक्टर हो सकता है करंट स्केलर क्वांटिटी। साइन थीटा है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो मैग्नीट्यूड दो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो दोनों प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा, ऐसा होता है। तो हम लोग अगर dB को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। I इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर नहीं हो सकता है। DL को वेक्टर बना सकते हैं, तो एक ही वेक्टर हुआ। दूसरा, चूंकि साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट देना पड़ेगा, और फिर हम डिस्टेंस जो ये लेंथ है इसको वेक्टर मान लेते हैं और इसको पोजीशन वेक्टर। अगर R हम इंटू कर दिया है तो R से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए ये RQ हो जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट DL क्रॉस R कितना होगा? DL इंटू R इंटू साइन थीटा।
dl इंटू आर, तो यहाँ जो r आ जाएगा वो r के साथ ये r क्यूब है तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगा? अब टीवी अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो ये है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा उसका? तो डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग किस तरह से पढ़े थे 11th क्लास में? राइट हैंड स्क्रू रूल। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, यानी dl क्रॉस r। तो dl लेंथ ये होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन में dl का लेंथ होगा। तो करंट का डायरेक्शन होता है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो वो अपना डायरेक्शन dl को दे देता है, ऐसा समझिए। तो डायरेक्शन ऑफ dl इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो dl का डायरेक्शन भी, और r का डायरेक्शन ये है, नहीं ये है r का डायरेक्शन। तो राइट हैंड स्क्रू रूल कहता है कि यहाँ पर हम स्क्रू रखेंगे और dl और r के अबाउट, dl से r की तरफ, यानी इस तरफ हम स्क्रू को अगर हम लोग रोटेट कराएंगे तो वो स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर। अगर इस तरह से रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज तो स्क्रू इनवर्ट जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज इनवर्ट होगा। अगर हम ये पॉइंट इधर ले लेंगे तो फिर आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन देते हैं तो राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल। अब हम लोग इस बायट सेवर्ट लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड हम लोग स्ट्रेट वायर के लिए निकाल सकते हैं। स्ट्रेट वायर अगर है तो किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल। सर्कुलर वायर है तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा या उसके एक्सिस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम लोग देखेंगे स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड केवल फॉर्मूला आप जानेंगे, क्योंकि इसको सिलेबस में नहीं है। हम केवल फॉर्मूला बता देते हैं आपको। अगर कोई स्ट्रेट वायर है ऑफ फाइनाइट लेंथ, इसमें करंट I है, तो और डिस्टेंस मान लो किसी पॉइंट पर आपने R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो बायट सेवर्ट अगर हम लोग लॉ यूज करेंगे तो हमें इसका जो फॉर्मूला मिलेगा वो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। ठीक है। साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फाई 1 क्या होगा? इसके एंड पॉइंट से जो रेडियस वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, दिस इज फाई 1, और दूसरे एंड पॉइंट से कि कितना एंगल बना रहा है, ये फाई 2। ये आपका अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो इसका ये पॉइंट एंड पॉइंट बहुत ऊपर होगा और फाई टेंड्स टू 90 डिग्री इंक्रीज होगा। अगर ये भी एंड पॉइंट बहुत दूर है यानी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो फाई 2 ऑल्सो टेंड्स टू 90 डिग्री। इन केस ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर
B is equal to mu naught I upon 4 pi r sin pi by 2 plus again sin pi by 2, और this is equal to 2, 1 plus 1 2, और B is equal to mu naught I upon 2 pi r। तो बायट-सेवर्ट लॉ ये चूंकि डेरिवेशन करना नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बताया कि अगर कोई स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर इज गिवन बाय म्यू नॉट I अपॉन 4 pi r sin phi 1 plus sin phi 2, and phi 1 phi 2 is the angle between the radius vector and the wire A and B। मान लीजिए फाइनाइट लेंथ का वायर है तो A से रेडिएट वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, ये phi 1, और दूसरे एंड से रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, डिस्टेंस के साथ कितना एंगल बन रहा है, दैट इज phi 2। और अगर यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तो फिर फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। व्हाट विल बी द डायरेक्शन, डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। इन राइट हैंड थंब रूल वी होल्ड, इमेजिन टू होल्ड द वायर with a right hand such that thumbs points in the direction of current. Then curling of finger gives the direction of magnetic field at that point. अगर हम लोग इसको होल्ड करें राइट हैंड थंब रूल में, इमेजिन करें करंट ऊपर जा रहा है तो हमने ऐसे राइट हैंड से होल्ड करना, थंब को हम लोग किस डायरेक्शन में देंगे, करंट के डायरेक्शन में देंगे। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा, क्योंकि फिंगर का कर्लिंग ऐसे होके इधर से, अगर यही पॉइंट इधर होता P पॉइंट तो आउटवर्ड होगा, इधर है तो इनवर्ड होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग राइट हैंड थंब रूल से इजीली देते हैं। ठीक है, अब जो आपको हमको पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular wire carrying current। ठीक है, कोई सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये I करंट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर वायर में फ्लो हो रहा है। तो इसका सेंटर अगर ये O है तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B एट पॉइंट O। मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है, रेडियस R है, ठीक है। तो वी कंसीडर a small element on the circular wire of length dl। जो लेंथ है वो dl, ठीक है। तो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस लेंथ, I। तो I इज द करंट, dl इज द लेंथ। नाउ यूजिंग द बायट-सेवर्ट लॉ, what will be the magnetic field at the point O due to the current flowing in this small element dl। तो using Baert-Savart law, we have magnetic field due to element field
ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, ये क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट इज I, लेंथ इज dl, I इंटू dl, again sin theta. What is theta? Theta is the angle between the radius and direction of length, or you can say direction of current. So direction of current in this element is like that. Tangent will give the direction at any point. तो dl पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा और लेंथ ये है रेडियस, तो ये एंगल कितना फाइंड होगा, 90 डिग्री. इसीलिए आई dl साइन 90 डिग्री अपॉन डिस्टेंस इज r, therefore r square. This is the magnitude of magnetic field at point O due to small element carrying current with the by using Biot-Savart law. Sin 90 is 1, therefore dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square. अब देखिए इस तरह से हम इस पूरे वायर में, सर्कुलर लूप में हम लोग हर पॉइंट पर ये dl कंसीडर कर सकते हैं. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि dl केवल यहाँ है पूरे, तो सभी dl, अगर हमने इसके बगल में dl लेंथ लिया तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर dl लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, फिर dl लेंथ का, पूरे वायर में dl लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉइंट पर क्या होगा ये कैलकुलेट करेंगे और फिर सबको ऐड कर देंगे. चूंकि ये मैग्नीट्यूड हमेशा dl लेंथ के लिए सेम होगा, इसीलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू ऑल द dl लेंथ्स is calculated by integrating this quantity within the limit 0 to 2 pi r. क्योंकि जो dl लेंथ होगा ये यहाँ से लेकर पूरे इंटायर सरकमफ्रेंस पर होगा, इसीलिए लिमिट कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी 0 और फिर घूम के वहीं आना है, तो पूरे में dl, तो लिमिट क्या होगा 0 से 2 पाई r. तो अब हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू करंट ड्यू टू सर्कुलर वायर, entire wire, circular wire carrying current. So this B is equal to integration of dB, and this is equal to integration of mu naught upon 4 pi I dl upon r square within the limit 0 से 2 pi r. Now all the factors are constant, mu naught upon 4 pi r square and I is constant for all element. करंट जहाँ भी एलिमेंट लेंगे सेम रहेगा, डिस्टेंस एलिमेंट का सेंटर से हमेशा r ही रहेगा, तो ये फैक्टर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर होगा और 0 to 2 pi r इंटीग्रेशन ऑफ dl. Integration of dl is L, and by putting the limit we have 2 pi r minus 0, and this is equal to mu naught I upon 4 pi r square into 2 pi r. कैंसिल हो गया, तो B is equal to finally mu naught I अपॉन 2 पाई कैंसिल, एक r रहेगा 2r. This is the magnitude of magnetic field intensity at the center of circular wire carrying current. If there are n number of turns
in the wire. If it is a coil, in case of coil, if N is the number of turns, then magnetic field B becomes N times mu naught Ni upon 2R for coil. coil का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा हो तो एक लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो दूसरे लूप के लिए भी सेम होगा, तीसरे के लिए सेम होगा, और अगर n टर्न्स है टोटल मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स n टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप. अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये तो हमें पता है. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बिकॉज B इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हमें डायरेक्शन भी बताना कंपलसरी है. तो डायरेक्शन हम लोग किस रूल से देंगे? सेम राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल में इसमें चूंकि सर्कुलर वायर है तो हमें राइट हैंड को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. यूजिंग आवर राइट हैंड वी कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर. ये थंब इनवर्ट जा रहा है इसीलिए डायरेक्शन इनवर्ट होगा. फिर से रूल को समझ लीजिए. सर्कुलर वायर में करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है, यानी इस तरह से कर्ल करना है. तो थंब ऑटोमेटिकली इनवर्ट डायरेक्ट कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ बी इज इनवर्ट. ठीक है. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमें फिंगर को इस तरह से फोल्ड करना है ताकि ये जो कर्लिंग होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, और थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, एंड थंब is directed outward and perpendicular to the plane. That's why the direction of B in that case outward and perpendicular to the coil. ऐसा. ठीक, समझ में आ गया? तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सिस पर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट द एक्सिस ऑफ. Thank you.